नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की इन्वायरमेंट की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 26। ये आपका 26वां प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप पिछले प्रैक्टिस सेट बेहतरीन अच्छे तरीके से देख पाए होंगे, हर एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 30 में 30 लाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद इसकी पिछले प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की इन्वायरमेंट स्टडीज की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विभिन्न प्रकरणों में एक खंड आपके करके देखो इसको शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है शामिल करने का। पहला ऑप्शंस, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो करके देखो ये जो पाठ्य पुस्तक के प्रकरण में एक खंड शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्योंकि करके देखना यानी कि जब आप 30 प्रश्न अटेंड करेंगे, हर एक प्रश्न देखेंगे, उसमें आपका जवाब आएगा कि सर हम 25 क्वेश्चन किए हैं, आज हमारा 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न दोस्तों दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार के लिए मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, या अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, या समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो क्या सही आंसर होगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। क्यों होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार व अवसर उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस अनुसार है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शिक्षिका हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आपके रूप में जो है चिड़ियाघर का जो भ्रमण का आयोजन करना है बच्चों के लिए, तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, एंजॉय उपलब्ध कराना, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना कि चलिए हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं तो अभिभावक संतुष्ट होंगे। ठीक है, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता में बदलना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका हैं और इसके रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण अगर बच्चों का आयोजन के रूप में कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किस में दिए हैं, संविधान के 3 भाग में दिए गए हैं, संविधान के 6वें भाग में, संविधान के 13वें भाग में, या संविधान के 32वें भाग में। तो नागरिकों के जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह किस भाग दिए गए हैं, तो संविधान के 6वें भाग में नहीं दिए गए हैं, संविधान के 3 भाग में दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी लोगों को नोट कर लेना है कि जो हमारे भारतीय नागरिक है, हम और आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। जो आप शिक्षक दिवस मनाते हैं, आपको सभी लोग जानते हैं सितंबर महीने में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के, या शिक्षा मंत्री के। तो शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के स्मृति में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद है दोस्तों, वीडियो लाइक करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। जो प्राथमिक स्तर है यह पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। कौन से रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान को शामिल नहीं करता है, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है, रैंकिंग जो होती है, ठीक है, और शिक्षण में कमियों की पहचान को शामिल नहीं करता है, यह शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने को शामिल नहीं कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? तो शिक्षार्थियों की यानी कि बालक बालिकाओं की जो ग्रेडिंग और रैंकिंग है, इसको जो है, इस रचनात्मक आकलन को जो है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आना है। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप हैं, आइए इन क्रियाकलापों को देखते हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई होगा, बांधों का निर्माण हो गया, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। ये जो इनमें से जो क्रियाकलाप आपके, ठीक है, पांचों क्रियाकलाप जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से ये बताइए जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार क्रियाकलाप है, यानी जंगल से गायब है, यानी कि वहां से उत्खनन यानी कि कुछ ना कुछ लिए जाते हैं, तो जिससे जंगल की कटाई हो रही, पेड़ पौधे की कटाई की जा रही है, ठीक है। तो जंगल के गायब होने के जिम्मेदार क्रियाकलाप कौन कौन से है दोस्तों? तो जंगल के गायब होने के जो क्रियाकलाप हैं, केवल ए है, बी सी डी है, ए बी है, या ए बी सी तीनों हैं? तो राइट ऑप्शन देखिए, खानों का उत्खनन, अगर खुदाई हो रही है तो जंगल गायब हो रहा है, ठीक है। और आपका कौन सा है? बांस के टोकरी बुनना, अगर बांस के टोकरी जो बुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे बांस काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं कि नहीं काटे जा रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल काटे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बांस काटने से होगा, या गिरे हुए पत्ते के बुनने से, या जड़ी बूटी से? किसका होगा? तो राइट ऑप्शन होगा खानों का उत्खनन और बांस की टोकरी बुनना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और आपके बाजार में बेचने के लिए जो पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठा की जाती है, तो इससे तो जड़ी बूटियों से मुझे नहीं लगता है ज़्यादा होगा, और ज़्यादा आपका ऑप्शन ए और डी की तरफ जाता है, खानों को उत्खनन और बांस की टोकरी। तो गिरे हुए पत्ता, तो ये तो आपका जंगलों को गायब होने का नहीं होगा। बांधों का निर्माण से तो और अच्छा होता है कि पानी की व्यवस्था होगी, पेड़ पौधे और होंगे, तो ये भी होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए डी, और आपका क्या हो जाएगा? ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे बोल देते हैं सर आपका ऑप्शन नंबर ए बी दिया हुआ, तो ए बी सही होगा। देखिए कुछ में देखिए मिसप्रिंट की वजह से आंसर गलत होते हैं, इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे आंसर ऐसा लिखा हुआ है और सर आपने ऐसा बता दिया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड करें, समझें, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है आंसर, ठीक है। कांसे के बारे में कथन यहाँ पे दिया गया कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियाँ बनाई जाती है। या कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो कांसा के बारे में यहाँ पे बताया गया दोस्तों। कांसा के बारे में कौन कौन सा कथन सही है आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो आज की क्लास में बताना है बेस्ट आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। कांसे के बारे में यह कथन है कि कांसे में तांबा टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। और कांसा क्या है आपका? राइट ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन है कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है, और कांसा को तांबा टिन में पिघलाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश को जाना चाहता है। उसके सफर की यात्रा की दिशाएं क्या होगी? तो गुजरात से वह पहले मध्य प्रदेश जाता है। तो मध्य प्रदेश कहाँ भैया? पूर्व में है, सभी लोग जानते हैं। गुजरात से जब वह मध्य प्रदेश में जाएगा तो पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पहले पूर्व वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले पूर्व दिया है, बाकी सभी में दक्षिण दिया है। तो हमें और पढ़ने और ज्ञान लगाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ गया, हमें अगले प्रश्न की तरफ चलना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ समझना है, वो एग्जाम की बात हो गई। तो गुजरात से अगर मध्य प्रदेश भोपाल जा रहा है तो पूर्व की दिशा में जा रहा है, फिर मध्य प्रदेश के आपके आंध्र प्रदेश में जा रहा है तो आपको पता है फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए नक्शे की जो भारत का नक्शा होता है आपका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपका जो दोस्तों नक्शा होता है,
आप लोग जानते हो ऐसा कुछ है आपका ये नक्शा होता है। तो ये देखिए, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, ये आपका गुजरात का राज्य है और मध्य प्रदेश आपका इधर है। तो जब गुजरात से मध्य प्रदेश जाएगा तो पूर्व में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्व में चला जाएगा और जब पूर्व में जाएगा तो आप लोगों को पता है क्या करेगा। ठीक है, यहाँ से पूर्व में जाएगा, ये आपका पूर्व है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश इसके नीचे है, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे तो आपका दक्षिण है। ठीक है, तो पूर्व और दक्षिण जाएगा, यानी पहले पूर्व फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, भारत वन कहाँ पर स्थित है। भारत वन पूछा जा रहा है आपके केरल राज्य में है, उत्तराखंड में है, जबलपुर में है या भोपाल में है। तो भारत वन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये और कहीं नहीं, आपके मध्य प्रदेश के कहे जाने वाला रोज राजधानी है आपका, वह कौन सा है, कैपिटल। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन है, तो आप बोलेंगे भोपाल है। तो भारत वन आपका भोपाल में ही स्थित है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है, भारत का भाग है, म्यांमार का भाग है, तिब्बत का भाग है या आपके नेपाल का भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, यह एक नेपाल का भाग है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। देखिए, नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, और संस्कृत में देवगिरी बोला जाता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई 888 भी शामिल है, यानी 8848 मीटर है। ठीक है, जिस ऑप्शन में 888 और एक 4 हो वही आपका ऑप्शन होगा, 88 4 एंड 8, यानी 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट सागर माथा की ऊंचाई है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोगों ने वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। शिक्षा को जरूर आप सपोर्ट कर रहे होंगे। सभी मित्रों को धन्यवाद है दोस्तों। और अगला प्रश्न आ चुका है कि नीचे दिए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का अध्ययन करना है और बताना है कि कौन से उत्तरदायित्व और कौन से अध्ययन है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, यानी कि नेता बनना, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, यानी कि उसे क्या ठहरने के लिए बोलना कि आप आराम कर लें, रेस्ट करने के लिए बोलना, और साथी के बीमार होने को उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बीमार ना होएं, स्वस्थ रहें और खाना पीना खाएं जिससे तंदुरुस्त बने रहें। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, माउंटेनियरिंग जो ग्रुप हो लीडर होता है, जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव करना है। अब इसमें से ये बताना कि जो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उपयुक्त में से चुनाव करना है कौन सा है। आपके स्क्रीन पर हर एक प्रश्न, हर एक ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका यहाँ पर कूट भाषा भी दे दिया गया है कि कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यह उत्तरदायी कर्तव्य होता है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो आपका ADE ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए AD ऑप्शन किस में दिया है, आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह महान चार्ल्स डार्विन है, रोनाल्ड रॉस हैं या ग्रेगोर मेंडल हैं या आपके जॉर्ज मिस्टल हैं। क्या है दोस्तों, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या होने वाला है, सभी फटाफट यहाँ पे कमेंट करेंगे। आपका आंसर क्या है, जवाब आ चुका है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मच्छर के पेट के अंदर तक ताक झांक करने वाले और मलेरिया से मच्छर से फैलता है, यह अनुसंधान करने वाले आपके और कोई नहीं, रोनाल्ड रॉस है। और दिसंबर 1902 को चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन, धन्यवाद सभी का दोस्तों। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार से और सिर दर्द और अंत के पसीने आने से चक्र से गुजर रहा हूँ, यानी चक्कर आ रहे हैं मुझे, और रात की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दे दी है जो बहुत कड़वी थी, अंदर ही नहीं जा रही थी। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं,
ऐसी दवाई अगर डॉक्टर दे दे जो कड़वी दवाई होती है, वह मियादी बुखार के लिए होती है, मलेरिया के लिए होती है, अतिसार के लिए होती है, या हैजा के लिए होती है। रजत जो है किस रोग से पीड़ित हो सकता है दोस्तों, वह आपका मलेरिया से पीड़ित होगा। जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है डॉक्टर उसको कड़वी दवाई देता है। राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और मलेरिया का लक्षण है कंपकपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना, बुखार हल्का कम होना, पूरे शरीर से पसीना निकालना, ये प्रमुख लक्षण है मलेरिया के। और मलेरिया के उपचार के लिए एंटीमेरेयस नाम की दवा का प्रयोग किया जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों, अल-बरूनी कौन था। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 4, 5, 7, 8 जो आपके ठीक है विदेशी थे उनसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो अल-बरूनी कौन था। तो अल-बरूनी देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल-बरूनी वह एक उज्बेकिस्तान का यात्री था। अल-बरूनी कौन था, एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी इतिहास के बारे में जानने में जो सहायक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अल-बरूनी यानी कि अबू हैरान का जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ। यह एक फारसी विद्वान था। अल-बरूनी कौन था, एक फारसी विद्वान था, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा एक विचारक भी था। और इसकी रचनाएं अरबी भाषा में है। अगर प्रश्न आ गया अल-बरूनी यानी कि अगर बहुत गहराई से पूछ लिया तो अल-बरूनी की जो है किस भाषा में रचनाएं हैं, तो अरबी भाषा में है। और यह संस्कृत का भी विद्वान था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी भैया किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने जो है 1030 में तारीख अल हिंद यानी भारत के दिन नामक किताब लिखा। क्या है, भारत के दिन नामक एक किताब लिखा था। तारीख अल हिंद नामक किताब किसने लिखा, अल-बरूनी ने लिखा। तो अल-बरूनी ने 146 किताबें टोटल लिखी हैं, जिसमें 35 खगोल शास्त्र की है, 23 ज्योतिष शास्त्र की है यानी कि ज्योतिष शास्त्र की, और 15 आपके गणित की, 16 साहित्य की, अन्य विषयों पर कई सारी बुक आपकी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हर रंग में देखते हैं, केवल लाल रंग में, केवल काली सफेद में, या केवल हरे रंग में देखते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। रात्रिचर जो जानवर होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह काली और सफेद रंग को ही देख सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाजवाब है। बहुत ही धन्यवाद इस वीडियो पर, आप सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे। कि भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है। बेहतरीन, सभी का धन्यवाद, हर एक भाई बहन का धन्यवाद है जिसका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार पे, आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है, अनाज की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, या फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका भूमध्य सागरीय जो जलवायु होता है दोस्तों वह किसी और नहीं केवल फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। जब भी भूमध्य सागरीय जलवायु पूछे तो वह फलों की खेती में ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, सही करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहां पर सर्वोपरि है। प्रश्न आ चुका है दोस्तों, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं देती हैं या दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। आपने 10th क्लास में शायद ठीक है गुड़हल के फूल में देखा होगा कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जो हमें छोटी छोटी रूप में दिखाई देती हैं। क्या वह परागकोश हैं, वार्तिकान है, पराग हैं, या मूलांकुर हैं। अगर आपको पता हो तो आज की क्लास में बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर क्रॉस कर रहे हैं। तो पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचना होती है वह कोई और नहीं, वह फूल की पराग होती है। दोस्तों पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है। सामान्यतः इसका निर्माण जो है फूलों में होता है। और ये हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ भी होते हैं। हमिंग बर्ड एक चिड़िया का नाम है और तितली हो गया, कई कीटों के खाद्य पदार्थ हैं। और मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। तो जो पराग होता है तो इस मधुमक्खियाँ जो होती हैं इसका शहद बनाने में उपयोग करती हैं, यानी इसका स्वाद जो है मीठा भी होता है, इसका रस मीठा भी होता होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है। जो दोस्तों मृत्युदंड दिया जाता है
तो उसको माफ़ करने का अधिकार या कौन माफ़ कर सकता है? ऐसा बंदा कौन है भैया? क्या हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, देश का पहला व्यक्ति आपका राष्ट्रपति होता है और मृत्युदंड को माफ़ करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वह आपके राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या होता है? जो पक्षी होते हैं गर्दन क्यों हिलाते हैं भैया? ये उड़ सकते हैं इसलिए गर्दन हिलाते हैं। ठीक है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए गर्दन हिलाते हैं। या पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए गर्दन हिलाते हैं। या पक्षियों की आंखें छोटी 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 होती हैं इसलिए पक्षी जो है गर्दन हिलाते हैं। तो दोस्तों, राइट सही ऑप्शन जो होगा, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण कुछ और नहीं, इसका कारण यही है मेरे प्यारे मित्रों। क्या होता है कि पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं इसलिए गर्दन हिला हिला के उधर उधर देखते हैं। हम आप तो क्या होते हैं, पुतलियां घुमा लेते हैं और साइड के देख लेते हैं, लेकिन पक्षी बेचारे क्या करते हैं, उनको गर्दन हिलाना पड़ता है क्योंकि पुतलियां उनकी हिलती नहीं हैं, स्थायी रहती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? अरे भैया, सीधा क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आयरन को अगर हमें कौन कौन से चीज़ों से आयरन हमें मिलता है? सीधा प्रश्न पूछ लो, क्या घुमा घुमा के प्रश्न आता है। लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, हाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी जो है, उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करना है, तो वह रोगी क्या खाएगा भैया? चावल चीनी आंवला खाएगा, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़ खाएगा, या हरे पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा खाएगा, या गुड़ नींबू मटर खा के बढ़िया आराम से हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। तो हीमोग्लोबिन भैया किससे बढ़ता है? किसी और से नहीं, आंवला खा ले बेचारा, उसको हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकता है, नहीं खा सकता, अगर मीठा व्यक्ति है, मीठा खाने का आदी है, तो गुड़ खा लेगा, गुड़ में भी आयरन मिलता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी में आयरन की प्रचुर रूप में आपकी मात्रा मिल जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 जो है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जो आपके एनसीएफ 2005 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का जो आपका प्रमुख उद्देश्य होगा वह कि कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तुंग भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जो तुंग नदी और भद्रा नदी है, यह किस अन्य नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी के, गंगा नदी के, या इनमें से कोई नहीं? तो तुंग और भद्रा जो नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कोई और नहीं, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंग भद्रा अगर नाम आए तो आपके कृष्णा के साथ मेल खाएगा। राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? भैया बेहतरीन प्रश्न, शायद आपने इन्वायरमेंट की क्लास में यूट्यूब चैनल पे पहली बार ये प्रश्न आपने देख रहा होगा, और आप लोग देख रहे होंगे बहुत, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न की वो बात की जाती है जो लेटेस्ट प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं। तो राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है भैया? प्रधानमंत्री जब तक चाहे, राष्ट्रपति जब तक चाहें, या मुख्यमंत्री जब तक चाहें, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जब तक यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल को जो मनोनीति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को अपने पद पर बनाए रह सकता है। तो यहाँ पे गलत आंसर तीसरा है, राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा होता है? लाल नीला हरा होता है, लाल पीला हरा होता है, लाल नीला गुलाबी होता है, या कोई नहीं? तो प्राथमिक या बुनियादी जो रंग होता है वह लाल नीला
और क्या होता है, देखिए प्राथमिक रंगों का एक सेट है, ठीक है, या रंगीन रोशनी का एक सेट है जिसे रंगों की एक सरगम का उत्पादन करने के लिए अलग अलग मात्रा में जोड़ा जा सकता है। यह अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली एक आवश्यक विधि है जिसका उद्देश्य रंग विविध सेटों की धारणा को हटाना है। उदाहरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, कलर प्रिंटर, पेंटिस हो गया। प्राथमिक रंगों के दिए गए संयोजन के साथ जुड़ी धारणाओं में उपयुक्त मिश्रण मॉडल भी है। तो योजक घटावी योज लागू करने का एक भविष्यवाणी जाता है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा होता है, तो वह कौन सा होता है, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। लाल नीला हरा होगा या लाल पीला हो रहा होगा, दो ऑप्शन में आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल नीला हरा है या लाल पीला हरा है। आपको आंसर में नहीं जाना है, आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, गुलाबी नहीं होता है। तो लाल नीला हरा है या लाल पीला हरा है, कौन सा, नीचे सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों लाल नीला हरा है। अब आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है, गर्म क्षेत्र में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में, या उपरोक्त सभी में। तो चाय का उत्पादन गर्म, पहाड़ी, आर्द्र क्षेत्रों में किया जाता है, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, नलिनी जो है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। नलिनी यहाँ पे एक अध्यापिका है, शिक्षिका है, जो कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहली युक्ति, विभिन्न जानवरों को, जो विभिन्न जानवर होंगे उनके चित्रों को प्रदर्शित करने का चार्ट का प्रयोग करना। शिक्षार्थियों के पाठ्य पुस्तक में जानवरों में दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या दोस्तों जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो दोस्तों कोई भी अध्यापक अध्यापिका जो है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से अगर परिचित कराना है तो सर्वाधिक जो युक्ति होगी वह जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो इससे आधारित फिल्म और प्रदर्शित करेंगे तो नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण को अच्छे तरीके से समझा सकती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा आपका, क्या जाएगा, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक है, उसके पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे ये जो शामिल किया जाता है, हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन किस लिए किया गया, क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सनी अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए किस संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। कोई एक शिक्षक है जो खाना जो हमें खाना खाने के लिए एक संकल्पना को बारे में बच्चों को बताना चाहता है। तो इस गतिविधियों की कौन सी व्यवस्था करेगा, कौन सी गतिविधि, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज पदार्थों के चित्र बनाता है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, विभिन्न भोज पदार्थों को उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, यह शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें और उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो वो गतिविधि आपकी पहली कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज पदार्थों को चित्र बनाना। तो एक शिक्षक जो है खाना जो हमें खाना चाहिए कि संकल्पना के बारे में बताना चाहता है, तो इन गतिविधियों में से व्यवस्था करता है वह पहली गतिविधि है कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज पदार्थों को चित्र बनाएगा, जिससे बच्चे समझ पाएंगे कि खाना जो हमें क्या खाना चाहिए बच्चों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का।
कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती हैं। गीतिका एक अध्यापिका हैं जो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाती हैं और गतिविधियों को करने की योजना बनाती हैं। कौन सी गतिविधि? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या या संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो हवा सब जगह है यह प्रकरण है और इस प्रकरण के माध्यम से 4 ऑप्शन है। तो कौन सा यहाँ पे गतिविधि जो है गीतिका अध्यापिका जो है शिक्षिका हैं वह योजना बनाएंगी? तो वह कोई और नहीं है, गीतिका अध्यापिका शिक्षिका को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इस प्रैक्टिस सेट को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। भैया जिसका सपना है, जो दिल